प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के 6th लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 5th लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक संयोजन के 6 नियमों के बारे में बताया था। इनमें से 2 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम हम 5वें लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम बाकी बचे हुए 4 नियम जो है उनका अध्ययन करेंगे। ये है गुणित अनुपात का नियम, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गे-लुकेस का गैसीय आयतनों का नियम और अवोगाद्रो का नियम। हम इन नियमों की परिभाषा और एग्जाम्पल समझने के साथ साथ जो हमारे एनसीईआरटी बुक में और एग्जाम्पल प्रॉब्लम में जो इन नियमों पर आधारित क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो पिछले वर्षों में नीट आईआईटी में जो क्वेश्चंस इन नियमों के आधार पर पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आगे है गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नियम जो है सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। अब आइए इस नियम को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 तत्व हैं, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। पहला कौन सा है? कार्बन और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। यानी एक से अधिक यौगिक जो है ये दोनों तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर के बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान है 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 12 और ऑक्सीजन है 16 दूनी 32। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भार देखिए अलग अलग है, जबकि कार्बन का भार जो है वो फिक्स है। ठीक, तो अब एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान दूसरे के फिक्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है कि अलग अलग द्रव्यमान किसी एक तत्व के फिक्स द्रव्यमान के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ 12 फिक्स हो गया लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो ऑक्सीजन का ये जो अलग अलग द्रव्यमान है ना 16 और 32, इनके अंदर कहता है कि एक सिंपल वोल नंबर रेशियो होगा, एक सरल अनुपात होगा। जैसे सरल अनुपात में अगर हम इसको कट करें तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 एक सरल अनुपात आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब इस नियम को हम परिभाषा से समझते हैं। ये कहता है कि जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब 2 तत्व यहाँ कौन से लिया हमने? कार्बन और ऑक्सीजन, आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक, यहाँ पर हमने 2 से अधिक नहीं बल्कि 2 ही यौगिक लिए हैं। ये 2 तत्व मिलकर के 2 यौगिक बना रहे हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व यानी ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, उनमें क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। ठीक, अब आइए इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जो है अलग अलग यौगिक बना सकते हैं। जैसे एक तो N2O बना सकते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरह से NO भी बना सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसी तरह से N2O3, N2O4 और N2O5, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन
पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका अगर हम द्रव्यमान देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर फिर 28 हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर भी 28 हो गया। ऑक्सीजन का देखिए 16, फिर 16, 16 × 48, ओके, और 16 चौके 64 और 16 पंजे 80। ठीक, अभी यहाँ पर हम एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का फिक्स करना आसान है, तो नाइट्रोजन का मैं ले लेता हूँ 14 फिक्स कर लेते हैं कि 28 के साथ 16 कंबाइन करते हैं तो 14 के साथ 28 का आधा 14 तो 16 का आधा 8 हो जाएगा। इधर 14 पड़ा ही है और ये 16 हो जाएगा। 28 का आधा 14, 48 का आधा 24, 28 का आधा 14 और ये 32, ये 14 और ये 40। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान नाइट्रोजन के फिक्स यानी एक निश्चित भार के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए कि दो तत्व भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ या निश्चित भार के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर सरल अनुपात है या नहीं। 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40। ठीक, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सारे 8 की टेबल में आते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये जो है एक सरल अनुपात हमारे पास आ जाता है। तो इन उदाहरणों से जो है गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो जाती है। आगे आता है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम जो है सबसे पहले 1972 में रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और उसके बाद जो है 1810 में ब्राजीलियस साइंटिस्ट ने जो है अनेक प्रकार की गणनाएं करके इस नियम की जो है पुष्टि की थी। तो ये नियम है क्या, उसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब उदाहरण है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो तत्व हैं। दो तत्व हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों तत्व जो है अलग अलग से किसी एक तत्व जैसे कार्बन के निश्चित भार के साथ जो है कंबाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो ये एक यौगिक बनाता है CH4। ठीक, और इसी तरह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि कार्बन के एक निश्चित द्रव्यमान यानी कार्बन का निश्चित द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 12 है। तो निश्चित द्रव्यमान के साथ जो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन भी जो है इसके साथ संयोग कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन के 12 के साथ हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 है। क्योंकि एक हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान हम 1 मान के चलते हैं, 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 12 कार्बन एक एटम है तो इसका द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32। तो यहाँ देखिए कि ये दोनों तत्व जो हैं एक तत्व के निश्चित भार के साथ जब कंबाइन करते हैं अलग अलग यौगिक बनाने के लिए तो इनमें अनुपात है 4:32। ठीक, एक तो अनुपात यहाँ से देखना। एक ही जो आपस में कंबाइन करते हैं तो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो बनाएंगे पानी। पानी में अगर हम अनुपात देखें तो कितना होगा, हाइड्रोजन 2 अनुपात ऑक्सीजन 16। तो अगर यहाँ से देखें 4 एकम 4, 4 आठे 32, यहाँ से भी देखें 2 एकम 2, 2 आठे 16। यानी
ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात ये क्या होंगे, या तो सेम होंगे या फिर इसका कुछ न कुछ होल नंबर मल्टीपल होगा या इसका कोई न कोई गुणांक होगा। अब देखिए इसको परिभाषा के साथ समझाता हूँ आपको। कहता है कि जब दो भिन्न-भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ संयोग करते हैं, जब दो भिन्न-भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ निश्चित भार देखिए निश्चित भार के साथ कंबाइन करते हैं, संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के भार यानी हाइड्रोजन का भार और ऑक्सीजन का भार, इन दोनों तत्वों के भार या तो उस अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों परस्पर संयोग करते हैं इस अनुपात में, ठीक। और इन दोनों का अनुपात ये है, तो ये कहते हैं या तो ये दोनों सेम होंगे या फिर ये जो अनुपात है उनके संयोग करने के भारों का सरल गुणांक होगा या फिर इसका कुछ न कुछ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। जैसे 1 से गुणा हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कुछ न कुछ इसका गुणांक होगा, या तो ये सेम होगा या फिर इसका गुणांक होगा, ठीक। तो देखिए जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई और सारे नोट्स में लिख दी है, और ये नोट्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो नोट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर पहले दो तत्व मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिए हैं और यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। फिर जो है उसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, तो वो तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है। आगे देखिए 5वां नियम है गेल लुकेस का गैसीय आयतनों का नियम। बहुत ही आसान नियम है और ये नियम जो है केवल गैसीय पदार्थों के आयतनों पर ही लागू होता है। अब ये कहता है कि जैसे अगर हम ताप और दाब चेंज ना करें यानी सेम ताप और दाब रखें, तो कि यदि आपस में सहयोग करने वाले पदार्थ भी क्या हो, गैसें हो, और आगे जो उत्पाद बन रहा है वो भी क्या हो, गैस हो, तो इन सभी के आयतनों में क्या होता है, एक साधारण अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है, ठीक। कि यदि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तथा क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ गैस हो, यानी भाग लेने वाले भी गैस हो और इसके फलस्वरूप जो आगे उत्पाद बनते हैं वो भी गैस हो, तो संयोग करने वाली गैस हो तथा आगे बनने वाली गैस, इनके सभी के आयतन में जो है क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, इससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो उत्पन्न होती है, तो यदि इसका हाइड्रोजन का एक आयतन है, क्लोरीन का एक आयतन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दो आयतन बनेंगे, तो इनमें 1:1:2 का एक सरल अनुपात मिलेगा आपको। बस ये इतना आसान सा नियम है, ठीक। कि जब कंबाइन करने वाली भी गैसें हों आपस में और जो उत्पाद बने वो भी गैसें हों, तो इनके आयतनों में क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। कंडीशन क्या है, ताप और दाब क्या रहे, सेम रहे, ठीक। अब देखिए लास्ट नियम है अवोगाद्रो का नियम। ये नियम क्या कहता है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे, यानी ताप और दाब सेम रहे, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यानी सभी गैसेस का बराबर आयतन, जैसे यहाँ पर मैंने गैस ले ली है, हाइड्रोजन गैस ले लिया, क्लोरीन गैस ले ली, ठीक। और आयतन भी मैं क्या ले लेता हूँ, बराबर ले लेता हूँ। अगर ये आयतन V है तो इसका आयतन भी V है, तो देखिए क्या है, ताप और दाब समान रहने पर सभी गैसों के बराबर आयतनों में अणुओं की संख्या भी बराबर मिलेगी। अगर हाइड्रोजन के यहाँ पर n अणु है तो क्लोरीन के भी n अणु मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन के 100 अणु है तो क्लोरीन के भी 100 अणु मिलेंगे, ठीक। ये जो है नियम क्या कहलाता है, अवोगाद्रो का नियम कहलाता है। तो इसको आप नोट्स में से देख सकते हैं कि सभी गैसों के समान आयतनों में एक ही दाब और ताप पर अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, ठीक। तो इस नियम के आधार पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनने की जो क्रिया है उसको भी हम स्पष्ट कर सकते हैं।
तो जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो जैसे हमने पिछले नियम में पढ़ा था, ये दोनों गैसें हैं, आपस में कंबाइन करके गैसें बना रही हैं। तो इनके आयतनों में क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा, इसका एक आयतन है, इसका एक आयतन है और इसके दो आयतन हैं। तो अब अवोगाद्रो के नियम के अनुसार यदि हाइड्रोजन के n अणु है तो यहाँ पर क्लोरीन के भी n अणु मिलेंगे, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्योंकि आयतन डबल हो गया तो इसमें अणुओं की संख्या भी डबल मिलेगी। और अगर n के बजाय इसमें एक अणु है तो इसमें एक अणु मिलेगा और इसमें दो अणु मिलेंगे। एक के बजाय अगर इसका आधा अणु है तो इसका भी आधा मिलेगा और इसका एक अणु मिलेगा। तो यहाँ से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का आधा अणु और क्लोरीन का आधा अणु मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। ठीक, अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो हमने एनसीईआरटी बुक्स या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से लिए हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि गुणित अनुपात के नियम का अनुसरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे चार बातें बताई गई हैं और इन चारों बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि इसमें गुणित अनुपात का नियम जो है कौन से कथन में लग रहा है। तो कहता है किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा 1:2 में होगी। तो यहाँ पर कहता किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा 1:2 होगी। तो ये तो बनता स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, अगर स्थिर अनुपात का नियम बनता है तो इसका मतलब हमें तो चाहिए गुणित अनुपात का नियम। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक दो ऑक्साइड बनते हैं। बात ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, जिसमें कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली ऑक्सीजन 2:1 के साधारण अनुपात में होती है। कार्बन का मास यहाँ पर फिक्स है और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 32 और 16 यानी 2:1 है। ठीक, तो ये वाला जो नियम है ये आप जैसे मैंने यहाँ से समझाया उस टाइम समझ ही गए होंगे कि कौन सा नियम लग रहा है, गुणित अनुपात का नियम लग रहा है। ठीक, और चलो आगे वाले दो ऑप्शन पे और डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी चलो ये हमारे काम आने वाली चीज़ है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो अभिक्रिया के लिए ली गई मैग्नीशियम की मात्रा और प्राप्त हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की मात्रा बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम की मात्रा है और यहाँ पर जो हमने शुरू में मैग्नीशियम लिया है दोनों मात्राएं बराबर मिलती है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक, और आगे चौथे पार्ट में देखिए कहता है कि निश्चित ताप और दाब पर 200 ml हाइड्रोजन 100 ml ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 200 ml जल वाष्प बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल वाष्प यानी H2O, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, यहाँ पर इसका आयतन है 200 मिलीलीटर, इसका है 100 मिलीलीटर और इसका है 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखिए एक सरल अनुपात है 2:1:2। तो ये गेल-लुकेस का आयतनों का नियम लग गया है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शन इसलिए डिस्कस करवा दिए कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि गुणित अनुपात के नियम का अनुसरण हो रहा है। गुणित अनुपात की बजाय यहाँ पर कोई भी आपको नियम दे सकते हैं चारों में से। ठीक है, और इसी एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन निकाल सकता है। अब आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कहता है कि 45.4 लीटर डाई नाइट्रोजन की 22.7 लीटर डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से 45.4 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड बनी अभिक्रिया निम्नलिखित है। इस प्रयोग में किस नियम का पालन हो रहा है, नियम का कथन लिखिए। तो यहाँ देखिए कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और
आगे जो प्रोडक्ट बना है वो भी क्या है कि गैस है। और नाइट्रोजन का जो यहाँ पर आयतन दे रखा है 45.7 लीटर दे रखा है। और ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का मतलब दो एटम है इसके अंदर, इसको सिंपल ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो 22.7 और नाइट्रस ऑक्साइड 45.4। तो ये 22.7 पे कट हो जाएंगे 2:1:2। तो देखिए कि जब गैसें आपस में कंबाइन होकर के गैसेस प्रोडक्ट ही बनाती है तो उनके आयतनों में क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। ये बात कौन सा नियम कहता है, गे-लुकेस का नियम कहता है। नियम का कथन लिखिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, नोट्स में से देख करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो तत्वों के संयोग से यदि एक से अधिक यौगिक बन सकते हैं तो किसी तत्व के वे द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करते हैं पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ गए होंगे कि ये कथन तो सत्य है। और सत्य क्यों है, क्योंकि ये कौन सा नियम है, गुणित अनुपात का नियम है। इसके संबंध में एक उदाहरण देना, उदाहरण में आपको 2 उदाहरण करवा चुका हूँ, कोई भी एक उदाहरण जो आप इसमें दे सकते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यौगिक के गुण, यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे H2O है तो इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु एक ऑक्सीजन का है, तो ये बात तो सही है। पृथक्करण की भौतिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयव तत्वों को पृथक नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है कि भौतिक विधियों में जैसे छानना है, निथारना है, तो इनसे जो है ये इसके तत्व अलग अलग नहीं होंगे। यौगिक में उसके अवयव तत्वों के भौतिक गुण धर्म विद्यमान होते हैं। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जैसे पानी एक यौगिक है तो इसमें हाइड्रोजन, ये किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनेगा। हाइड्रोजन गैस जो है ये दोनों गैसेस है, जबकि पानी जो है वो लिक्विड बनता है, ये गुण धर्म मैच नहीं करता। ये ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, जो कि पानी न खुद जलता है नहीं जलाने में सहायक है, जबकि जलती हुई आग को बुझा देता है। इसका मतलब इसके भौतिक गुण धर्म बिल्कुल ही अलग होते हैं। यौगिक के भौतिक गुण धर्म उसके अवयव तत्वों के भौतिक गुण धर्मों से अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये बात जो है वो ठीक नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और चौथा पार्ट ये कहता है कि यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का अनुपात स्थिर होता है। ये बात सही है, ये स्थिर अनुपात का नियम है ही। और आगे जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर एक आपको एक अभिक्रिया दे रखी है कि 4Fe + 3O2 gives 2Fe2O3। तो यहाँ पर कहता है कि अभिक्रमकों में लौह और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, उत्पाद में लौह और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान ये आपस में बराबर है। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इक्वेशन बैलेंस्ड है, संतुलित है समीकरण, तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। यहाँ 4 आयरन है, इधर भी 4 आयरन है, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। इसका मतलब बैलेंस है। बैलेंस है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसी तरह से यहाँ पर आगे सेकंड में कहता है कि अभिक्रमकों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, अतः गुणित अनुपात के नियमों का पालन हो रहा है। ये गुणित अनुपात का नियम थोड़ी ना, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन है, तो ये गलत है। तो इसी तरह से आप बाकी और इसके 2 ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मेन मैंने इसके क्वेश्चन NCERT मुख्य करवा दिए हैं आपको। बाकी एक बार अभ्यास के क्वेश्चन आप और देख लेना, कोई 1-2 और हो तो वो आसानी से हो जाएंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।